हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करती है। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी ऐसी रिएक्शन जो अपने आप से ना हो सके। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो अपने आप से हो जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। और इसमें दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। आयनिक सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाएगा उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करके। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction. किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है, यानी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। The electrochemical process are of great importance in the laboratory and the chemical industry. तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये लेबोरेटरी में भी और केमिकल इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। One of the simplest electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate. तो सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसे बनती है, उसमें दो कॉपर की स्ट्रिप्स ली जाती है और उन कॉपर की स्ट्रिप्स को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर इसमें ले लिया एक कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो हम क्या लेंगे, दो कॉपर की स्ट्रिप्स लेंगे, एक हमने ये ली कॉपर की स्ट्रिप्स और एक कॉपर की स्ट्रिप्स ये ली। इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ये बन जाती है सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इनको फिर बाहर से ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया जाता है। If a DC voltage is applied to the two electrodes, then Cu2 positive ions discharge at the cathode negatively charged and the following reaction take place. अब क्या किया जाए, इन दोनों इलेक्ट्रोड से एक डायरेक्ट करंट वोल्टेज पास की जाए तो फिर क्या होता है, जो Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ डिस्चार्ज होते हैं। क्योंकि कैथोड आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड से करंट पास किया, डायरेक्ट करंट वोल्टेज पास कराई। तो जो Cu2 आयंस होंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो कैथोड होगा उस पर ये रिएक्शन होगी। आपको पता है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है कैथोड पे, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर बना देगा, सॉलिड कॉपर। कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो एज ए रिजल्ट जो कॉपर मेटल है ये वाला, ये कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। एट द एनोड कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू Cu2 पॉजिटिव आयंस बाय द रिएक्शन। दूसरी तरफ जो एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या होगा, जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा। क्योंकि एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लूज होते हैं। तो कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा एनोड पर। ये दोनों रिएक्शन ये कैथोड पर होगी, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। Thus copper is dissolved, oxidized at anode and deposit reduced at cathode. तो इससे क्या होता है, जो कॉपर होता है वो एनोड पर तो ऑक्सीडाइज होता है यानी डिजोल्व हो जाता है, और कैथोड पर रिड्यूस हो जाता है यानी कैथोड पर जो कॉपर है वो डिपॉजिट होता है। आपको इसमें एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता है, कैथोड पर पॉजिटिव होता है, एनोड पर नेगेटिव होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो हमने क्या पढ़ा, कॉपर एनोड पर ऑक्सीडाइज होते हैं और कैथोड पर रिड्यूस होते हैं। दिस इज द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर मैटर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। यही इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यही मेथड यूज किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, जो इम्प्योर कॉपर है उसको हाई प्योरिटी वाले कॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। इम्प्योर कॉपर है हमारे पास, उससे इम्प्योरिटी निकाली जाती है और उस कॉपर को प्योर किया जाता है इस मेथड से। The impure copper is made an anode
that dissolved on passing current and pure copper is deposited at the cathode। तो वहां पर क्या होता है इंडस्ट्रीज में, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है उसको तो एनोड बना दिया जाता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एनोड है, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या है कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर है उसको तो हम एनोड बना देंगे प्योर करने के लिए, और जब हम करंट पास करते हैं तो एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर है वो डिसोल्व हो जाता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उसके बाद जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, उसका रिडक्शन होगा। ये एनोड पर सबसे पहले क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिससे कॉपर Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका ये डिसोल्व हो चुका है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब ये क्या होगा, जो ये Cu2 पॉजिटिव है इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद जो कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। Many metals like sodium, magnesium, aluminum, etc. are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cations। बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, इनको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है इनके कैटायंस के इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन के द्वारा। यानी इम्प्योर जो मेटल्स होते हैं उनको एनोड बनाकर उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन होगा और वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। वेयर नो सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। इसलिए इनको प्योर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको प्योर करने के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो इनको इलेक्ट्रोकेमिकली इनका रिडक्शन किया जाता है, फिर इनको प्योर किया जाता है। Sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of their fused chloride and aluminium is produced by electrolysis of aluminium oxide। जो सोडियम और मैग्नीशियम मेटल हैं वो क्लोराइड के साथ फ्यूज्ड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, फिर इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब वो प्योर होते हैं। और जो एल्यूमिनियम होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रायोलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब जाकर वो प्योर बनता है। ये हमने क्लास 12 जो यूनिट 6 है उसमें ये हम पढ़ेंगे, जहां पर मेटल का जो प्योरिफिकेशन किया जाता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें दिया गया है। अब है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनते हैं वो हम ये देखेंगे। माइकल फेराडे वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फेराडे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स दी थी, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितनी मात्रा में बनेंगे, कितनी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और कितनी इलेक्ट्रिसिटी से कितना प्रोडक्ट बनेगा। नाउ फेराडेज लॉज आल्सो फ्लो फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर। अब जो ये फेराडे लॉ हैं जो हमने ऊपर पढ़ा इनसे ये मिलते जुलते हैं, यानी जो हमने ऊपर प्रोसेस पढ़ा उसमें फेराडे लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इसके 2 लॉ दिए थे। आफ्टर हिज एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशंस एंड मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, Faraday published his result during 1833-34 in the form of the following well-known Faraday's 2 laws of electrolysis। फेराडे ने क्या किया, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया। अपने एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने 2 लॉ दिए, जिन लॉज को हम जानते हैं फेराडेज 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से। वो उन्होंने 1833-34 में पब्लिश किए। ये लॉ क्या है, पहला है फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, solution or melt। तो पहले लॉ में उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होगी, किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन का जो अमाउंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इलेक्ट्रोलाइट से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड पर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिसिटी के, जो इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन से या फिर मेल्ट से पास करा रहे हैं। मेल्ट का मतलब है अगर हम सोल्ट को मोल्टिंग स्टेट में ले लें, मोल्टन स्टेट में, मान लीजिए NaCl सोल्ट है हमारे पास, ये भी सॉलिड स्टेट में है, हमने क्या किया इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, NaCl को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाती है इसकी मोल्टन स्टेट।
तो दूसरा लॉ है सेकंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट लॉ है। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें कहा गया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें जो डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट से। हमने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की, उस इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद जो डिफरेंट सब्सटेंस बनेंगे, अलग अलग सब्सटेंस जो लिबरेट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट से। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। मेटल का जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, उस मेटल को या कैटायन को रिड्यूस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाह रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर से मास डिवाइड कर दें तो निकल जाता है हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट वेट। जैसे Cu2 पॉजिटिव है, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन चाहिए? हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं और मेटल का एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63 होता है। तो 63 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, तो ये कितना निकल, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट। देयर वर नो कॉन्स्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। फैराडे के समय कोई भी कांस्टेंट करंट का सोर्स अवेलेबल नहीं था, यानी ऐसा सोर्स अवेलेबल नहीं था जो कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता हो। द जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट ए किलोमीटर ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मेटल, जनरली सिल्वर और कॉपर, डिपॉजिटेड और कंज्यूम्ड। तो फैराडे क्या करते थे? एक किलोमीटर का इस्तेमाल करते थे। किलोमीटर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को मेजर करती है कि जो मेटल डिपॉजिट या फिर कंज्यूम हुआ है उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हुई है, ये मेजर करने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता था। However, kilometers are now obsolete and we have now constant current I sources available and the quantity of electricity Q passed is given by। लेकिन जो किलोमीटर्स का इस्तेमाल है वो अब बंद हो चुका है और अब हमारे पास कांस्टेंट करंट को प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज अवेलेबल हैं और जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज कितना पास्ट होता है वो हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू IT, जो चार्ज पास्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से वो कितना होता है? करंट इनटू टाइम। Q यहाँ पर चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। Q इज इन कूलम्स वेयर I इज इन एम्पियर एंड T इज इन सेकेंड। यहाँ पर Q कूलम में होता है चार्ज, I करंट है तो एम्पियर उसकी यूनिट होगी और T टाइम है तो सेकेंड उसकी यूनिट होगी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज चाहिए होता है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करने के लिए, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर इन द रिएक्शन Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है Ag का? Ag का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है रिडक्शन होने के लिए। इसको रिड्यूस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन। यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल सिल्वर आयन के रिडक्शन के लिए चाहिए होते हैं क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 है। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देयरफॉर द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा ये मैं आपको बता देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगाड्रो नंबर जो ये होता है Na, इतने नंबर ऑफ आयंस होते हैं।
एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, किसी भी एक मोल सब्सटेंस में इतने Na आयंस होते हैं, मेटल्स एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने आयंस होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। आपको कहीं भी अगर दे दिया जाए एक मोल सब्सटेंस, तो एक मोल सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगैड्रो नंबर आयंस होंगे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना चार्ज है। इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे इनको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना चार्ज हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर भी वही किया गया है। देयरफॉर द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? वो होगा Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी एवोगैड्रो नंबर और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। वो कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आता है 96487 कूलाम पर मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,487 कूलाम पर मोल चार्ज होगा। ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनको हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्राप्त हो जाएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है 96487। दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फेराडे एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल F। तो ये क्वांटिटी है 96487 कूलाम पर मोल, इसे हम फेराडे कहते हैं और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वी यूज 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम पर मोल। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक फेराडे को कितना मानते हैं? 96,500 फेराडे मानते हैं, यानी 96,500 कूलाम पर मोल मानते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी गई है। पहली है Mg2 पॉजिटिव, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी स्टोक्योमेट्री देखिए, Mg2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां पर स्टोक्योमेट्री इसकी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर यहां पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता Ag पॉजिटिव को, लेकिन Mg2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं रिडक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल Mg2 पॉजिटिव को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी 2F चार्ज चाहिए। यहां पर देखिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी 1 मोल सिल्वर आयंस को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन यहां पर 1 मोल Mg2 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए कितने हमें इलेक्ट्रॉन की कितने मोल की आवश्यकता है? 2 मोल की आवश्यकता है, यानी 2F की आवश्यकता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम में देखिए, Al3 पॉजिटिव, इसको रिड्यूस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, जब जाकर एल्यूमिनियम बनेगा। इसका मतलब क्या है? 1 मोल एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3F चार्ज चाहिए। ये आपको याद रखना है। इसकी स्टोकियोमेट्री से आपको देखना है कि कितना चार्ज चाहिए 1 मोल मेटल को रिड्यूस, 1 मोल इन्हें रिड्यूस करने के लिए, एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए। It is obvious that 1 mole of Mg2 positive require 2 mole electron and 1 mole of Al3 positive require 3 mole of electron respectively. The charge passed through the electrolytic cell during electrolysis is equal to the product of current in amperes and time in second. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जो चार्ज पास होता है वो किसके बराबर होता है? करंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल, करंट एज हाई एज 50,000 एम्पियर्स आर यूज्ड दैट अमाउंट टू अबाउट 0.518 फैराडे पर सेकेंड।
और मेटल के कमर्शियल प्रोडक्शन में के लिए यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए करंट लगभग 50,000 एम्पियर तक करंट की आवश्यकता होती है। इतना ज़्यादा करंट चाहिए होता है, जो कि किसके बराबर है, 0.518 फैराडे पर सेकेंड के बराबर है। अब फैराडे लॉ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं उसको एग्जाम्पल 3.10 से आपको समझ आएगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या दिया गया है। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। हमें एक सॉल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का, उसको 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट से इलेक्ट्रोलाइज किया गया। कहने का मतलब है इस सॉल्यूशन से यानी CuSO4 से 1.5 एम्पियर करंट 10 मिनट तक गुजारा गया यानी पास किया गया। What is the mass of copper deposited at the cathode? तो हमें बताना है कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा इतने करंट से। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एग्जाम्पल 3.10 इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। टाइम है हमारे पास गिवन 10 मिनट, करंट है हमारे पास गिवन जिसको I से डिनोट करते हैं 1.5 एम्पियर। तो टाइम 10 मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 यानी 600 सेकंड्स। टाइम हमारे पास 600 सेकंड है, करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर है। हमें ना करंट से कुछ लेना ना टाइम से लेना, हमें मतलब है चार्ज से, क्योंकि हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 96500 कोलाम पर मोल चार्ज चाहिए हमें। तो हमें चार्ज पे सबसे पहले निकाल लेते हैं। चार्ज यानी क्यू इसका फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम IT। करंट कितना है 1.5 इंटू 600, तो 0 0 15 6 जा 90, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया। सिंपली इसको अगर हटा दें 900 कोलाम हमारे पास चार्ज है। कहने का मतलब है इतना कोलाम चार्ज हमने CuSO4 से पास किया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन किस तरीके से होती है। कॉपर हमें पता है कैथोड पर Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में अगर होगा, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी ये रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो क्या क्या होगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये कॉपर की रिएक्शन होती है। यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन उसको 2 चाहिए होते हैं। तो कहने का मतलब है 1 मोल कॉपर को टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 2F चार्ज चाहिए होगा। यहां पर 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें 2F चार्ज चाहिए है। 2F चार्ज क्यों चाहिए, क्योंकि उस कॉपर को रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसकी स्टोइकियोमेट्री यहां पर इलेक्ट्रॉन की 2 है। जैसे इसमें देखा था हमने एल्यूमिनियम को, 1 मोल एल्यूमिनियम को रिड्यूस होने के लिए 3F चार्ज चाहिए, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है रिड्यूस होने के लिए। ऐसे ही यहां पर कॉपर को 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2F चार्ज चाहिए। अब यहां पर बात आती है 1 मोल कॉपर का मतलब क्या है। 1 मोल कॉपर का मतलब होता है 1 मोल कॉपर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। आपने एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम या फिर 1 मोल सब्सटेंस के मास के बराबर होता है। तो 1 मोल कॉपर यानी 1 मोल कॉपर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कॉपर का होता है 63.55, तो यहां पर हम 63 ग्राम ले लेंगे। तो 1 मोल कॉपर किसके बराबर आ गया, 1 मोल कॉपर उसके एटॉमिक मास यानी 63 ग्राम के बराबर आ गया। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, यहां पर हम मोलर मास लिखेंगे, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो 1 मोल एटम या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के बराबर होता है। उस सब्सटेंस के अगर 1 मोल एटम होंगे उसके मास के बराबर होगा, उस सब्सटेंस के अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे उसके मास के बराबर होगा। तो यहां पर 1 मोल कॉपर 63 ग्राम के बराबर है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास 63 होता है मोलर मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए, 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए हमें 2F चार्ज चाहिए। यानी 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 इंटू 96 500 इतने कोलाम पर मोल चार्ज हमें चाहिए।
तो ये हमें अब तक पता लग गया। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास चार्ज गिवन है, इस चार्ज से कितना मास डिपॉजिट होगा ये हमें निकालना है। तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी 2 × 96500 इतना कोलम्ब चार्ज क्या कर रहा है, 63 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। इतना कोलम्ब चार्ज 63 ग्राम कॉपर के डिपॉजिट कर रहा है। तो एक कोलम्ब चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, 63 अपॉन, इसे डिवाइड में ले आएंगे, 2 × 96500 इतने ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेगा। ये मैंने उल्टा करके इसलिए लिखा क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। हमें यहाँ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा 900 कूलम्ब से, वो हमें निकालना है। तो मैंने ये कॉपर का जो मास है वो इधर रख दिया, राइट साइड में रख दिया। इतने कूलम्ब चार्ज 63 ग्राम को डिपॉजिट करेगा। 1 कूलम्ब चार्ज इतने ग्राम को कॉपर को डिपॉजिट करेगा। 900 कूलम्ब चार्ज, अगर हमारे पास 900 कूलम्ब चार्ज हो, वो कितने को डिपॉजिट करेगा, 63 अपॉन 2 × 96500 × 900, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.293 ग्राम, यानी ये हमारा आंसर हो गया। 900 कूलम्ब चार्ज अगर हमने पास किया तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो 0.293 ग्राम होगा। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।